हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। तो चलिए आज हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कोलिजन निपटाते हैं। ठीक है, चलिए सारे कॉन्सेप्ट जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट क्या जो सिलेबस के अंदर है जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सभी होंगे। इसके पिछले भी सारे लेक्चर्स देखिए। हाँ, उस पर कुछ डेराइव फॉर्मूले हो सकते हैं जो आप क्वेश्चन लगाते समय लिखते हो। ठीक है ना। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले तो मोमेंटम आएगा, तभी उसके कंजर्वेशन की बात करें। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड टोटल कंटेंट ऑफ द मोशन कह सकते हो आप। ठीक है, कि सपोज यू हैव अ बॉडी ऑफ मास m एंड इट इज मूविंग विद v टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लेट अस सपोज ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इसका जो मोमेंटम होगा ना, इट कैन बी रिटन एज m v। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है सर। ठीक है ना। अब एक सिंपल सी चीज है कि भाई न्यूटन सेकेंड लॉ की अगर हम बात करते हैं तो भाई एफ को एम में लिखते हैं और वो आता किधर से, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ये, और वहां पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था उसको 1 लिख करके कांस्टेंट मास के लिए उसको लिख दिया भाई m इंटू ए। ठीक है, तो यहां से क्लियरली पता लग रहा है कि भाई इन एब्सेंस ऑफ फोर्स p को कांस्टेंट होना ही पड़ेगा। मतलब अगर f 0 है तो p को कांस्टेंट होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि इन एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, दिस कॉल्ड मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये देखो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि देखो कैसे कब मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, जब नेट फोर्स 0 होगा। जब कोलिजन की बात आएगी तब हम लोग इंपल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लीजिए आप कि जब भी नेट फोर्स 0 है तो हम मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हैं। ठीक है सर। लाइक अगर आपसे एकदम सबसे बेसिक सा सवाल अगर दिया जाए कि भाई एक प्लैंक है जिसकी लेंथ ठीक ठाक है, मतलब सफिशियंट लेंथ है, क्योंकि इसके ऊपर जो बॉडी रखा है ये कभी बाहर नहीं गिर पाएगा, इतनी सफिशियंट लेंथ है। दिस सरफेस इज स्मूथ, और ये m1 है ये m2 है, इसको हमने v वेलोसिटी दे दी। इनिशियली m2 डजंट हैव एनी मोमेंटम। ठीक है, तो सिर्फ m1 को वेलोसिटी दे दी v, और ये रफ सरफेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन v गिवन है, म्यू गिवन है। अब क्या होगा, ये पहले चलेगा, साथ में इसको लेके चलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब आपको ये समझना है कि भाई अच्छा, जैसे इस पे इसको रख दिया, फ्रिक्शन आप पढ़ चुके हैं, इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा और इस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो अब अगर आप यहां से देखोगे सर, तो भाई अगर हम इसको एक सिस्टम एज्यूम कर ले, सिस्टम, अगर अकेला m देखे, नेट फोर्स इज देयर, मोमेंटम कंजर्व नहीं हो सकता। प्लैंक को देखे, मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लिख सकते। लेकिन अगर मैंने इसको एक सिस्टम मान लिया तो F इंटरनल हो गया, तो नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज डेफिनेटली 0। तो आफ्टर द लॉन्ग टाइम और आफ्टर द सफिशिएंट टाइम वी विल फाइंड कि बोथ आर मूविंग विद कांस्टेंट और द यूनिफॉर्म द कॉमन वेलोसिटी, एंड सपोज दैट वेलोसिटी इज v नॉट। अब क्या हुआ होगा, फ्रिक्शन लगना बंद हो गया होगा, क्योंकि अब कोई रिलेटिव मोशन नहीं, कोई टेंडेंसी नहीं है। तो यहां से यहां तक पहुंचे, लॉज ऑफ मोशन लगा होगा, काइनेमेटिक्स लगा होगा, दुनिया भर की चीजें लगी होंगी। लेकिन सीधे तौर पे अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो ऑन दिस सिस्टम नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, तो मोमेंटम कंजर्व होगा। तो P इनिशियल को P फाइनल लिख सकते हैं क्या? ग्रेट। तो P इनिशियल को क्या लिख दोगे, m1 इंटू v, फाइनल में क्या लिख दोगे, m1 प्लस m इंटू v नॉट। दिस इज कॉल्ड मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो हमने कैसे मोमेंटम कंजर्व कराया, समझ आया। अकेले m1 का नहीं करा पाते, अकेले m2 का नहीं करा पाते, क्यों? क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्सेस आते हैं। ठीक है, लेकिन इसको अगर हमने सिस्टम एज्यूम कर लिया तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स क्या हो गया, 0। क्यों 0 हो गया सर, F इधर F इधर, तो हमने मोमेंटम कंजर्व करा दिया। तो ये सिंपल तरीका था कि कब लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते, जब नेट फोर्स 0 हो। ठीक है, अब यहीं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इंपल्स की तरफ चलते हैं, और वहीं से हम कोलिजन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है सर, ग्रेट। तो देखो मोमेंटम लिख दिया आपने, मोमेंटम कंजर्वेशन लिख दिया सर। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन कब रहेगा, यहां तक बातें समझ आ गई, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए सर, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। ग्रेट। अब देखो कि भाई अगर मान लो कि भाई एक बॉडी है, ठीक है, ये इस पे एक बुलेट आता है और स्ट्राइक करता है, m मास है, ये कैपिटल M है। ठीक है, बुलेट स्ट्राइक करता है और यहां पे रफ सरफेस P है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज आल्सो गिवन।
अब जैसे स्ट्राइक करता है उसके बाद सिस्टम की वेलोसिटी पूछी गई है, उसके बाद सिस्टम की वेलोसिटी पूछी गई और ये कहा गया है कि भाई द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, आफ्टर स्ट्राइकिंग द ब्लॉक। जैसे ये ब्लॉक को स्ट्राइक करता है उसमें चुभ जाता है, उसमें स्टिक कर जाता है सर ये, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है। अब देखना, अब हम ऐसा लिख सकते हैं ये m है और ये बुलेट इसमें समा गया जी, है ना। तो अब इसकी वेलोसिटी हमने, ये पहले u गिवन थी, अब हमने v एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अब यहां पे जैसे इस पे लगेगा एक फ्रिक्शनल फोर्स भी आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी आएगा, ठीक है। लेकिन अब हम क्या ऐसा लिख सकते कि इनिशियल मोमेंटम वाज mu एंड फाइनल वुड बी m प्लस स्मॉल m इंटू v? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल? आप कहोगे नो, ये तो सरासर गलत है भाई, क्योंकि ये जो फोर्स आया ये तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। अगर हमने बुलेट और ब्लॉक को एक सिस्टम भी एज्यूम कर लिया, बट ये फ्रिक्शन तो एक्सटर्नल हो गया, तो ऐसा कैसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं, कब लिख सकते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पे देखो जो फोर्स आएगा ड्यूरिंग कोलिजन, जो फोर्स आया इस पे F और इस पे F, ये दोनों इंपल्सिव हुआ। अगर हम इसकी बात करें तो ये दोनों ही क्या है, ये इंपल्सिव फोर्सेस हुए, दीज आर इंपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। और ये नॉन इंपल्सिव है। आपको इसके लिए कोई एग्जैक्ट पैरामीटर याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल समझना, जब भी फोर्स ऑफ इंपैक्ट होगा, जब भी कोलिजन होगा, जब भी स्ट्राइक कर रहा होगा कोई चीज, तो वहां पे जो फोर्स आएगा उसको इंपल्सिव फोर्स कहेंगे, जो बहुत स्ट्रांग फोर्स है, बहुत कम टाइम में एक सिग्निफिकेंट चेंज इन मोमेंटम प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स बेचारा म्यू इंटू एन एंड एन इज बेचारा एम इंटू जी, तो ये नॉन इंपल्सिव हो गया, एक छोटे से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज इन मोमेंटम नहीं दे सकता। तो हमें ऐसा याद रखना चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना चाहिए कि व्हेनेवर force of impact is involved, force of impact is involved in totality, आप ये कह लीजिए कि कोलिजन है, केस कोलिजन का बन रहा है, केस अगर कोलिजन का बन रहा है तो आप उसी फॉर्मूले को, उस स्टेटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई कर दीजिए। आप कहिए इन एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल impulsive force del p would be 0। समझ आई बात? जैसे यहां पे ये इंपल्सिव नेट इंपल्सिव 0 हो गया सर, और यहां पे कोलिजन था, इंपैक्ट इन्वॉल्व था, तो यहां पे ये जो एक्सटर्नल एक्स्ट्रा दिख रहा है जो कि नॉन इंपल्सिव है, उसको इग्नोर मार दिया। समझ आ रही बात सर? तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि इन एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स टोटल लिनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। याद रहेगा? तो यही चीज है कि कहीं पे अगर mg भी है तब भी हम ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है सर। अब देखो, क्योंकि ये जो चीज है अभी ऑब्लिक कोलिजन में बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लिखते हैं पता लग गया, इंपल्सिव फोर्स हो तो कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं पता लग गया, और यहीं से इंपल्स लिख देते हैं, है ना। अगर इंपल्स की बात करें, इसको जे से लिख लेते हैं, है ना। ये क्या होता है, टोटल इफेक्ट ऑफ अ इंपल्सिव फोर्स, टोटल इफेक्ट ऑफ एन इंपल्सिव फोर्स। याद रहेगा सर? तो अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इंपल्सिव फोर्स नॉर्मली क्या होगा, वेरिएबल जैसा होगा, तो कुछ भी है, तो जैसे ये एफ लिख दिया, इधर टी है, तो एफ डी टी, इसका इंटीग्रेशन वुड बी द इंपल्स, टोटल इफेक्ट ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग फोर्स फॉर गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है। एंड इट कैन बी रिटन एज सिंपली चेंज इन मोमेंटम। यही इंपल्स हो गया, फोर्स के डायरेक्शन में इंपल्स होगा और इंपल्स के डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होगा, दिस इज कॉल्ड इंपल्स, ठीक है। तो जब भी हम ऐसा लिखेंगे तो एरिया लिख देंगे सर, एरिया अंडर एफ टी कर्व, ये इंपल्स होगा और ये इनडायरेक्टली चेंज इन मोमेंटम होगा, ठीक है। तो इंपल्स के लिए याद रखेंगे क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जब आता है, ठीक है, गिवन टाइम इंटरवल के लिए, तो उस स्ट्रॉन्ग फोर्स का जो टोटल इंपैक्ट होगा, जो टोटल इफेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड इंपल्स, ठीक है। तो यहां तक बातें समझ आ रही, कहीं से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इंपल्स को मैं अप्लाई करके दिखा देता हूं, ठीक है, काम बन जाएगा, और यहीं से कोलिजन वो सारी चीजें समझ जाएंगे आप, ठीक है। सो व्हाट इज इंपल्स पता लग गया, ग्रेट। अब देखो जी, एक m1 इसको u1 वेलोसिटी दे दी, ठीक है,
एक दूसरा m2, इसको u2 वेलोसिटी दे दी, ठीक है। u1 इज ग्रेटर देन u2, ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा देखते हैं। तो ड्यूरिंग कोलिजन अगर आप देखोगे, देखना दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो फोर्स ऑफ इंपैक्ट आएगा, देखना तो क्या आएगा, फोर्स ऑफ इंपैक्ट आएगा, ठीक है। ड्यूरिंग कोलिजन फोर्स ऑफ इंपैक्ट आएगा, और इस फोर्स ऑफ इंपैक्ट के लिए एक महत्वपूर्ण चीज, एक की पॉइंट याद रखना है, ये जो फोर्स ऑफ इंपैक्ट होता है ये अलोंग द कॉमन नॉर्मल होता है, अलोंग द कॉमन नॉर्मल होता है। ये जो फोर्स ऑफ इंपैक्ट होगा ये अलोंग द कॉमन नॉर्मल आएगा, ये पक्की बात है, ठीक है। तो देखो कॉमन नॉर्मल मतलब ऐसा लाइन जो दोनों कनेक्टिंग सरफेस, जो दो लोग इन्वॉल्व हैं कोलिजन में, उन दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा, दैट लाइन इज नोन एज कॉमन नॉर्मल। तो इन दिस सिचुएशन एक स्फीयर से सारे लाइंस नॉर्मल हैं, ऑल आर नॉर्मल, बट यहां पे देखोगे तो सिर्फ ये लाइन जो है वो कॉमन नॉर्मल होगा, जो दोनों ही सरफेस से परपेंडिकुलर हुआ, जो भी कोलाइडिंग बॉडीज हैं, जो कंटैक्ट वाले सरफेस है, ठीक है। अब अगर आप यहां पे देखोगे तो इस पे फोर्स इधर आया, इस पे फोर्स इधर आया, ठीक है। एक पे फोर्स इधर आया, दूसरे पे फोर्स उधर गया, लिख सकते हैं ऐसा, ये इंपल्सिव फोर्स है। अब जरा सा सोचो कि अगर हम इस सिस्टम की बात करें, देखना ध्यान से समझना, इस सिस्टम की बात करें, आफ्टर कोलिजन हमने ये लिख दिया कि पहला v1 से चल रहा है, दूसरा v2 से चल रहा है आफ्टर कोलिजन। तो अगर हम m1 प्लस m2 सिस्टम की बात करें, यहीं से इंपल्स भी दिखा दूंगा आपको, अगर हम m1 प्लस m2 सिस्टम की बात करें तो नेट फोर्स इज डेफिनेटली जीरो। इंपल्सिव की बात करें सभी, F नेट इज जीरो, तो मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। सो P इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल। तो P इनिशियल की बात करेंगे तो इट इज m1 u1 प्लस m2 u2, इट मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम। तो क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। अब ये जो है इक्वेशन, ये पूरे कोलिजन में हर टाइम पे काम आएगा, चाहे कोलिजन किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो कोलिजन किसी भी तरह का हो, आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। अगर नेट फोर्स जीरो है तो आप सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व करा पाओगे। अब यही सिंपल्स देख लेते हैं भैया जी, है ना, कि भाई अगर हम सिर्फ m1 की बात करें, अगर सिर्फ m1 की बात करें तो इस पे तो फोर्स आया और उस फोर्स का इंपल्स भी होगा, तो सपोज दैट इंपल्स इज एफ टी टी, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस लिख दिया हमने। सो ये किसके बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। तो क्या हो गया, mv1 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम m1 u1, लिख सकते क्या, देखो मोमेंट इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। वैसे ही अगर हम m2 की बात करें तो m2 पे जो फोर्स आया वो उधर आया, तो m2 पे जो इंपल्स आएगा पॉजिटिव में f dt आ जाएगा, और इट शुड बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ m2, तो m2 v2 माइनस m1 u1। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को मिला दूं तो देखो, दिस इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस, दिस इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस, माइनस ऑफ दिस करते ही क्या पता लग जाएगा, देखो m1 u1 प्लस m2 u2 मस्ट बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो क्या इंपल्स था, क्या मोमेंटम कंजर्वेशन था, क्या रिलेशन था, वो पता लग गया सबको। तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन ऑलवेज ख्याल रखना है कि मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लिखेंगे, कब लिखेंगे, जहां पे नेट फोर्स जीरो हो, जहां पे नेट फोर्स जीरो हो वहां पे हम कंजर्व करा देंगे, ठीक है। और जब भी कोलिजन इन्वॉल्व है तो नेट इंपल्सिव फोर्स की बात करेंगे, ठीक है। और जो फोर्स है, फोर्स ऑफ इंपैक्ट ऑलवेज अलोंग द कॉमन नॉर्मल होता है। यहां तो बातें समझ आ गई। तो ये इक्वेशन ऑलवेज यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, ग्रेट। अब अगर देखें अगले बिंदु पे चलें तो यहां पे टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन मिल जाएंगे, है ना। तो जैसे m1 है, u1 u2 m2, आफ्टर कोलिजन हमने लिख दिया v1 एंड v2, ठीक है, m1 m2। ये आफ्टर कोलिजन है, ये बिफोर कोलिजन है, ठीक है। तो किसी भी तरह का कोलिजन है आप सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व करा दोगे, क्योंकि यहां पे नेट फोर्स जीरो है। तो m1 प्लस m2, m1 v1 प्लस m2 v2, ये लिखने की आदत डालनी पड़ेगी हमें, ठीक है। अब एक स्पेशल टाइप का कोलिजन होगा जिसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये जनरल है, यहां पे हमने कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन अब जो लिख रहे हैं वो स्पेशल केस के लिए आएगा। कब, जब हम
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे होंगे। तो जब भी हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे तो उसमें क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रह जाता है। ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली कम होगा, लेकिन जस्ट आफ्टर कोलिजन वो वापस शेप रीगेन कर लेता है। तो अब कहते हो कि पूरी काइनेटिक एनर्जी वापस मिल जाती है ना। तो इसमें क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो यहीं पे अगर हमारे पास परफेक्ट, ये कभी भी लिख सकते हैं, ये ऑलवेज वैलिड है फॉर ऑल केसेस, लेकिन ये सिर्फ अभी जो लिख रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में होगा। तब आप क्या लिखोगे, हाफ m1u1 स्क्वेयर प्लस हाफ m2u2 स्क्वेयर मस्ट बी इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वेयर प्लस हाफ m2v2 स्क्वेयर। ठीक है, ये लिख दिया। अब इक्वेशन 1 जो कि जनरल था, 2 जो स्पेशल था, इन दोनों को मिला देंगे तो फिर से हमें एक स्पेशल मिलेगा। ठीक है ना। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हमें एक बहुत बेहतरीन सा रिलेशन मिलेगा, विच इज u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। ये भी सिर्फ और सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक के लिए यूज होगा, क्योंकि ये कैसे आया, 1 एंड 2 से। बड़ा बच्चों वाला खेल है, वो कर सकते हैं। इसको कह दिया गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देखो ना, u1 ग्रेटर देन u2 होगा बेटा, तभी तो कोलिजन होगा। तो भाई फर्स्ट बॉडी इज अप्रोचिंग द सेकंड बॉडी, फर्स्ट बॉडी इज अप्रोचिंग द सेकंड बॉडी, तो हम यहां से लिख सकते हैं ना कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विच इज u1 माइनस u2। एंड बाद में दोनों एट द टाइम ऑफ कोलिजन दोनों एक साथ थे, फिर सेपरेट होना शुरू हो गया, सेकंड बॉडी तेज चलना शुरू हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये, तो इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्योंकि अगला तेज था तभी वो सेपरेशन शुरू हो गया। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो यहां पे ये रिलेशन आता है। ठीक है, और आपको याद रखना है एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जब हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे तो E1 आ जाएगा, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन दोनों बराबर हो गया। तो ये ऑलवेज लिख सकते हैं सर, मोमेंटम कंजर्वेशन ऑलवेज लिख सकते हैं, इसमें कहीं से कोई पंगा नहीं है। लेकिन जब भी ये लिखना हो ना, ये सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में लिख सकते हैं, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में है तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमें याद रखनी है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेपरेशन के बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। ठीक है, बट ये जो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला है, जब भी नेट फोर्स 0 हो, आप धूमधाम से आप कंजर्व कराइए। ठीक है, तो कुछ और बातें अबाउट द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लिखते जाते हैं, जिसकी जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो देखो, दूसरा आप ये हो गया कि अगर मान लो इक्वल मास का कोलिजन हो रहा है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो ई को 1 लिखना होगा, ई को 1 लिखना होगा। ठीक है, तो आप देखोगे इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटी, पहले दूसरे वाले की वेलोसिटी पहले को और पहले की वेलोसिटी दूसरे को। ठीक है, तो यहां पे देखना परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज हैविंग इक्वल मासेस, तो पहला वेलोसिटी दूसरे को चला गया, दूसरे की वेलोसिटी पहले में। मेरी बात समझ आ रही है सर? लिख सकते हैं सर? तो देखो कैसे इंटरचेंज हो गया, पता चला कि भाई पहला जो है दूसरे में चला गया, दूसरे का पहले में चला गया। तो यहां पे आप इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटीज लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या ख्याल रखेंगे, E1 होना जरूरी है एंड इक्वल मास होना चाहिए। ठीक है, और ये सब जो इंटरचेंज होता है, ये सब उस लाइन पे होता है जिस लाइन पे फोर्स ऑफ इंपैक्ट है। तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल, अलोंग द कॉमन नॉर्मल। मेरी बात समझ आ रही है सर? ये जो भी चेंजेस, जो भी इफेक्ट, जो भी इंपैक्ट दिख रहा है वो अलोंग द कॉमन नॉर्मल दिखेगा। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं कि यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है सर, यहां तक पता चल गया क्या लिखा हमने? ग्रेट। अब देखो यहीं पे और अगर रख लें कि कोई एक बहुत हेवी बॉल है या एक वॉल है जो बहुत हेवी है, या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बहुत हेवी है या फिर क्वेश्चन में लिखा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दोनों का मतलब एक ही होगा। बहुत हेवी है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटे मोटे
हिट का कोई फर्क नहीं पड़ता। खूब चिल्लाते रहते ना कि हम ट्विटर पे चले जाएंगे, एनटीए को ये कर देंगे, एनटीए को वो कर देंगे, दैट इज लाइक दिस कोलिजन ओनली कि 500 बॉल डाल दे चलता रहेगा वी नॉट वेलोसिटी से, ठीक है। अपना अपना एजेंडा है बॉस। तो यहाँ पे देख लिया, तो अगर एक बॉल है, ठीक है, तो अगर ये बहुत हेवी है या फिर पता है कि ये कांस्टेंट से चल रहा है, अब ये एम मास है, अगर यू से जाता है तो कितने से वापस आएगा, +2 भी फलाना तिमाना, रटने की जरूरत ही नहीं बेटा, सिंपल करो ना। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो E1 हो जाएगा। तो देखो E1 होने का मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो सेपरेशन बराबर अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। तो देखो बिफोर कोलिजन तो यहां से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मिल जाएगा, तो U + V0 लिख सकते, दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट चल रहा है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आफ्टर कोलिजन हमने ऐसा लिख दिया, आफ्टर कोलिजन कि भाई ये तो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, ये उल्टा हो गया भाई साहब। बहुत ज्यादा मतलब मत निकालिएगा, ये उल्टा हो गए भाई साहब, पलट गए, यू डैश से पलटे, यू डैश से पलट गए सर। तो यू डैश से पलट गए तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिख सकते हैं कि ना है, तो कितना होगा, तो यू डैश -V0 लिखेंगे का। तो देखिए यहां से यू डैश आ गया बॉस, U + 2V0, समझे कि नहीं। अब यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन की अगर जहां तक बात है कि थोड़ा सा हल्का सा कुछ चेंज आया होगा, या फिर जो सोर्स है जो इस बॉडी के वेलोसिटी को मेंटेन रखना है उसने वर्क करके उसको मेंटेन किया होगा, ठीक है, समझ आई बात। तो अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है किसी दीवार से जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, तो ये सिचुएशन होगा, या बहुत हेवी बॉल से जिसका मास इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, समझ आई बात। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के हिसाब से ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। अब देखो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हमारा काइनेटिक एनर्जी का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अदर देन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन सभी में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, और परफेक्टली इन इलास्टिक में मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो देखो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, जब हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे तो मैक्सिमम लॉस ऑफ के, ठीक है, मैक्सिमम लॉस ऑफ के होगा, और वो यूं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाएगा सर, ठीक है। जो रिटेन करने वाली जो चीज थी ना शेप, वो बहुत लीस्ट हो जाती है वहां पे, है ना। तो अब अगर आप देखो बड़ा सिंपल कहानी बनेगा, M1 है U1 से चल रहा है, M2 है U2 से चल रहा है सर, ठीक है। तो दोनों जब टकरा गए साथ चलने लग गए V से, दिस कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो यहां पे एक ही इक्वेशन लिख करके सब कुछ बन जाएगा, M1 + M2 × V, खत्म, बस। अगर परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक है तो हमें ये लिखना चाहिए, ठीक है। और यहां पे अगर लॉस पूछ लिया जाए, लॉस ऑफ के, तो पहले ही डिसाइड कर लिया लॉस है तो इनिशियल माइनस फाइनल कर लेंगे, है ना। तो इट वुड बी ½ M1 U1 स्क्वायर + ½ M2 U2 स्क्वायर माइनस ½ M1 + M2 × V स्क्वायर। कर सकते क्या, बस इतनी सी कहानी है सर, है ना। अगर हम परफेक्टली इनइलास्टिक की बात करें तो ये लिख सकते। अब देखो तो यहां पे V सेपरेशन 0 होने का मतलब हो गया E का 0 हो जाना, जो E है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने लिख दिया, दो एक्सट्रीम्स देख लिया कि परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। तो देखो 0 1 तो E की वैल्यू ये होती है, तो बीच में 1/2 1/3 1/5 1/9 1/8 कुछ भी हो सकता है, वो सब पार्शियल इलास्टिक पार्शियल इनइलास्टिक लिख सकते हैं हम, है ना। तो यहां तक बातें समझ आ रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, ओके। अब देखो थोड़ा सा ऑब्लिक कोलिजन देख लेते हैं, कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपके एग्जाम के हिसाब से कोई पंगा नहीं। तो देखो अगर हमने एक बॉल को ऐसा दे मारा यू से, ठीक है, जरा समझिएगा, सब कुछ एक साथ समझ आ जाएगा। तो ड्यूरिंग कोलिजन वो इधर आया, फोर्स ऑफ इंपैक्ट इधर आएगा जी, अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो बस आपको याद रखना है कि फोर्स ऑफ इंपैक्ट और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के लिए लिखने वाला मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉडी दोनों अगर अलग लाइन पे है तो दिस इज ऑब्लिक कोलिजन, इनडायरेक्ट कोलिजन। मेरी बात समझ रहे। अब अगर यहां पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E दिया हुआ विच इज नॉट 1 नॉट 0, मतलब बीच का कोई मामला है, ठीक है। आपको क्या करना है,
ड्यूरिंग कोलिजन ये दिख गया सर, डेफिनेटली ये थीटा गिवन होगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ इंपैक्ट इधर आया तो एक्स एक्सिस पे वी डोंट हैव एनी इंपल्सिव फोर्स, तो अगर एक्स एक्सिस पे कुछ भी फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो अगर ये यू साइन थीटा था तो अब भी यू साइन थीटा रहेगा। किसी के बाबूजी की हिम्मत नहीं है कि इसको बदल दे। समझ आ रही बात सर? कोई दिक्कत है किसी को? समझ आ रही? और बहुत घपला हो गया था एनटीए के चक्कर में। एक तो बहुत बड़ा चैनल था, उस पर एक नाना जी बोल दिए थे, समझे कि नहीं होगा, हम बोल दिए थे। मजे की बात है कि मेल वाले ने उसको डिलीट कर दिया तो ठीक हो गया, काम बच गए, है ना। तो देखिए यहां तक बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत है किसी को? तो यू साइन थीटा, तो अगर इधर कोई फोर्स नहीं है, कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं है, तो यू साइन थीटा रहेगा। क्यों रहेगा पता लग गया। बट यस, अलोंग वाई एक्सिस नेट इंपल्सिव फोर्स इज देयर, तो चेंज इन मोमेंटम दिखेगा। तो हमने लिख दिया कि इधर वेलोसिटी v हो गई। अब देखो सर, जब भी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखते हैं, जब भी आप वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखते हैं, ये सब कुछ अलोंग द कॉमन नॉर्मल लिखा जाता है। अलोंग द कॉमन नॉर्मल लिखा जाता है। इस बात को कभी भी भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो देखो ये कॉमन नॉर्मल है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखते समय आपने कि ये u लिख दीजिएगा, तब तो सीधा चला दीजिए, तब बहुत u लिख दीजिएगा आप, नहीं, अलोंग द कॉमन नॉर्मल, है ना। तो ये u cos थीटा है। तब हम एक अगला इक्वेशन क्या लिखेंगे, E इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो v अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। खत्म कहानी। यही हो गया ऑब्लिक कोलिजन सर, है ना। तो देखो बस ऑब्लिक कोलिजन जब भी आता है हमें क्या करना है, अलोंग द कॉमन नॉर्मल फोर्स ऑफ इंपैक्ट खींच देना है, फोर्स ऑफ इंपैक्ट का लाइन खींच देना है। बाकी वैसे ही मोमेंटम कंजर्वेशन जैसा लिखते थे आप वैसा ही कर लेना है आपको, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। समझ आ गई बात? ग्रेट, अति ग्रेट। अब देखिए सर, इसके बाद अगर हम चलें, एक और दिखा देते हैं आपको कि मैं मान लो एक यहां पे और एक यहां से चला और यहां पे टक्कर दिया जी, ठीक है। तो यहां पे अगर टक्कर दिया, देखना, तो टक्कर के पहले ये इधर यू से चल रहा था, वो बेचारा स्टेशनरी था, दोनों आइडेंटिकल डिस्क हैं भाई, है ना। तो जिस समय टक्कर दिया उस समय ये इंपैक्ट वाला लाइन हुआ। अब मान लो दोनों का मास इक्वल है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है सर, दोनों का मास इक्वल है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तब क्या होगा, तब भी इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटी होगा, बट अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल ये है। तो देखो u अगर मान लो ये एंगल गिवन है या निकालने का होगा, तो अगर ये थीटा गिवन है तो देखिए फोर्स ऑफ इंपैक्ट इधर आया, फोर्स ऑफ इंपैक्ट अलोंग द कॉमन नॉर्मल, तो इस v का ये कंपोनेंट फिर से वैसा ही रह जाएगा। तो अगर ये u है तो ये u साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन इधर जो वेलोसिटी थी u cos थीटा वो इंटरचेंज हो जाएगी। ये स्टेशनरी था तो इसको वो मिल गया u cos थीटा और वो स्टेशनरी हो गया बेचारा। तो आफ्टर देखो बिफोर कोलिजन में फोटो बना देता हूं, बिफोर कोलिजन u से जा रहा था और ये बेचारा स्टेशनरी था। तो ड्यूरिंग कोलिजन अब इसके दो कंपोनेंट u साइन थीटा एंड u cos थीटा, तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल u cos थीटा था तो वो इंटरचेंज हो गया। तो देखो ये इधर चल पड़ा आफ्टर कोलिजन और ये इधर चल पड़ा, तो दिस इज ऑब्लिक कोलिजन, है ना। तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना है आपको, ठीक है, काम बन जाएगा, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले में आप देखेंगे हर तरह के क्वेश्चंस आपको करवा दिए जाएंगे, है ना। तो अगर हम जेई मेन की बात करते हैं, कोलिजन की बात करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते हैं, इंपल्स की बात करते हैं, भैया जी कॉन्सेप्ट के नाम पे इससे ज्यादा न रत्ती भर ऊपर है, ना साइड है, ना इधर है, ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्व करिए, सभी बनेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, आप पढ़ाई करते रहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स के जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मैं इस तरह से फास्ट ट्रैक रिवीजन, मतलब लिटरली इसका मतलब है फास्ट ट्रैक, तो फास्ट ट्रैक है ये, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिएगा, फिर मुलाकात होती है आपसे। और शेयर, लाइक, कमेंट, पता नहीं बोलना सही है नहीं है मेरे को नहीं पता, लेकिन चलो अगर आपको जैसा लगता है आप अपने हिसाब से देख